आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है उसके फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को हम देखने वाले हैं, जिसमें पहले के वीडियो क्लास के में दिखाया गया आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे वीडियो सीरीज से मिल जाएगा, ठीक है। और आज के वीडियो क्लास में हम लोग सर देखेंगे 16 से लेकर करके 40 प्रश्नों की संख्या तक। अगर जिनका 40 तक अगर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर में जो हम आपको करा रहे हैं, अगर उतना आप देख पा रहे हैं, उतना क्लियर है, तो फर्स्ट चैप्टर से आपको कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में समस्या नहीं आने वाले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ ये सेकंड वीडियो है, तो यहाँ 16 नंबर प्रश्न से देखेंगे, 16 से लेके 40। तो 16 नंबर प्रश्न है, जीवन की आधारभूत क्रिया निम्न में से कौन सी है। आपको बताना है कि जीवन की जो आधारभूत क्रिया है वो निम्न में से कौन सी है। उत्पादन है या उपभोग है, विनिमय है या फिर सभी है। तो बिल्कुल सही जो जवाब की बात कर ले तो आधारभूत क्रिया में उत्पादन जरूरी है। उत्पादन नहीं होगा तो जब लोग के पास तक वस्तु कैसे आएंगे। उपभोग भी जरूरी है, कोई चीज़ों को अगर हम खरीदते हैं तो जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं वो एक तरह से उपभोग है। उपभोग जब हम लोग करते हैं तो उससे एक सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, जिसको उपयोगिता कहते हैं। कब मिलता है भाई, हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है ना, तो हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उपभोग करने पे एक गुण छुपा होता है जिससे हमको संतुष्टि मिलती है, उसको उपयोगिता कहते हैं। तो ये उपभोग करेंगे तब, ये भी एक आपका आधारभूत क्रिया है। विनिमय, वस्तु का एक्सचेंज, हम किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं बात कर ले तो टोटली यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो 16 के यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 17 नंबर अब प्रश्न की अगर हम पढ़ते हैं तो 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, आर्थिक समस्या निम्न में से किस कारण से पैदा होती है। जो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, तो ये आर्थिक समस्या किस कारणवश पैदा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 आपको दिख पा रहा है संसाधनों की सीमितता के कारण, दूसरा है संसाधन की प्रचुरता के कारण, ये संसाधनों यानी साधन डायरेक्ट वे में लिखे हैं, साधनों की उपलब्धता के कारण, ये इनमें में से कोई नहीं। तो आपको पहले जानकारी दी गई है कि आर्थिक समस्या जो होते हैं ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, तो ये एक चुनने की समस्या है सर। और ये चुनना कब पड़ता है, जब संसाधनों की कमी होती है तब। जैसे अगर ये कोई वस्तु है जो हमको 1000 रुपये में मिल रहा है और ये कोई वस्तु है सर जो 500 रुपये में मिल रहा है। अब यहाँ दिक्कत क्या है ना कि हमारे पास सर 500 रुपये ही रिसोर्स है, तो हर आदमी के पास तो रिसोर्स सीमित ही होता है। अब ये लेने का इच्छा है लेकिन ये ले नहीं पाएंगे, हम यही वस्तु ले पाएंगे। तो ये लेने का इच्छा है लेकिन हमको 500 वाला ही चुनना पड़ रहा है। तो ये सर चुनने की समस्या ही आर्थिक समस्या है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ पे बात हम लोग कर ले कि कैसे उत्पन्न होगा। तो इसमें चुनना पड़ता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये चुनने की समस्या है, आर्थिक समस्या। तो संसाधनों की सीमितता के कारण होगा, बिल्कुल सही जवाब 17 का ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है। चलिए अगले 18 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी अब आपको दिख पा रहा होगा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी शॉर्टली उसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों की संपत्ति। ये किताब का नाम जो है वो एडम स्मिथ जी का है। और ये कब पब्लिक हुआ है, प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 1976 ईस्वी में, दूसरा है 1776 ईस्वी में, तीसरा है 1978 ईस्वी में और चौथा है 1980 ईस्वी में। फटाफट से जवाब देंगे तो बिल्कुल जो सही जवाब की बात कर ले, एडम स्मिथ की ये जो पुस्तक है वो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो 18 नंबर प्रश्न के बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो वीडियो को लाइक नहीं किए कृपया लाइक कर दिया करिए, और हो सके तो आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप अच्छा से अच्छा कमेंट करेंगे, ताकि आपके आगे के पार्ट्स के वीडियो लेक्चर्स बना करके प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको करा देंगे। उससे फिर समस्या आपको नहीं रह जाएगा। तो आपके लिए हम काम कुछ कर देंगे, बस हमारा आप काम कर दीजिए कि वीडियो पर लाइक कर दीजिए, हो सके तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो कहते हैं कि निम्न में से कौन धन की विशेषता है। धन की एक प्रमुख विशेषता को आपको बताना है। क्या है धन की प्रमुख
विशेषता। ऑप्शन 1 है निवेश यानी जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा है विनिमय साध्यता यानी ये एक्सचेंज में लेन देन में ये आसानी है। दूसरी बात अगर धन की बात कर ले तो यह है सीमितता, कम होता है। और तीसरी बात कर ले तो इनमें से सभी आपको फटाफट से जवाब देना है। तो धन की विशेषता की अगर हम बात कर ले सर तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये जो धन होता है इन सभी में आपको काम आता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब डी है। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न को देखें, बढ़िया से देखेंगे कि 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। अब ये ध्यान रखेंगे जो केंद्र का जो प्लानिंग होता है इकोनॉमिक में, तो वहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप पे किसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल किसका होता है। ऑप्शन 1 है उद्योगपतियों का, दूसरा है निजी फार्मों का, तीसरा है सरकार का और चौथा है उपरोक्त सभी का, यानी उद्योगपति का भी, निजी व्यक्ति या कोई इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनका, या फिर गवर्नमेंट यानी सरकार का। ये आपको फटाफट से सोचना है। तो बिल्कुल सही बात कर लेंगे तो जो सेंट्रल अगर प्लानिंग को लेकर के बात कर ले तो केंद्रीय अर्थव्यवस्था में जो प्लानिंग होता है सर वो निजी व्यक्ति का नहीं होता है, ना तो उद्योगपति का, इसमें सरकार का होता है। आपको पढ़ाए थे क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, ठीक है। तो वो जो प्लान है वो गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब है वो 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो ये 21 नंबर बढ़िया से देखेंगे प्रश्न, थोड़ा सा 1 मिनट। 21 नंबर प्रश्न यहाँ आगे 21 नंबर, इसको देखेंगे बारीकी से। कहते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान है। आपको बताना है उत्पादन संभावना वक्र जिसको बोलते क्या है सर, तो बोलते हैं PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व का ढलान होता है। कैसे होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है एक सीधी रेखा, दूसरा है मूल बिंदु 0 के उन्नतोत्तर होता है, मूल बिंदु 0 के उन्नतोत्तर, और आपका सी है मूल बिंदु 0 के नतोदर होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको सारे वीडियो क्लास में आपको पढ़ाने के टाइम में बिल्कुल बढ़िया से बताया गया था, और अब आपको बताना है कि क्या सही जवाब क्या होगा सर। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो होगा वो किस तरह से होगा, ये आपको सही सही बताना है कि क्या होगा। तो ये आपको बता दें, हम इसको जानकारी दे दें कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान है ये रहा सर 0 मूल बिंदु। यहाँ पे आप वाई अक्ष, ये आपका x अक्ष हो गया। तो यहाँ अगर हम पीपीसी की बात कर ले तो पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है ये आपका बाईं से दाईं की ओर होता है। यानी अगर 0 ये होगी आपका मूल बिंदु, तो इससे अगर बात कर ले तो ये अवतल टाइप का, इसको कहते हैं सर क्या, तो उन्नतोदर कहते हैं कि नतोदर कहते हैं, तो इसको कहते हैं नतोदर। यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। कहीं अगर मिस्टेक भी होता है तो आप अपना विचार छोड़ेंगे कमेंट बॉक्स में, उस पर संशोधन कर दिए जाएंगे। कई बार बोलने के क्रम में मिस्टेक हो जाता है, ऐसे कोशिश हमारा यही रहता है कि माइनर भी प्रॉब्लम वीडियो में ना हो जाए, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। असीमित उद्देश्य, सीमित साधन तथा वैकल्पिक प्रयोग के कारण कौन सी समस्या सर उत्पन्न होती है। आपको बताना है असीमित उद्देश्य माने हमारी जो उद्देश्य है ना वो बहुत सारा है, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं, अनलिमिटेड है। जबकि संसाधन जो होते हैं सर वो क्या होते हैं, मेरे पास तो सीमित ही होते हैं, 10,000 20,000 करोड़ 10 करोड़, ये तो सीमित ही होता है ना। इसके अलावे एक वस्तु के कई प्रयोग होते हैं, इसके कारण कौन समस्या उत्पन्न होती है, अनार्थिक समस्या या अनार्थिक समस्या आपको बताना है, या आर्थिक समस्या, चुनाव की समस्या, या वैकल्पिक समस्या, ये आपको बताना है एक प्रमुख जवाब। तो बिल्कुल जो सही जो जवाब की बात कर ले सर यहाँ पे वो हो जाएगा आपका आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है, तो हमारे पास संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और इच्छा असीमित होते हैं, और एक वस्तु का कई प्रयोग होता है, जैसे दूध से दही बन जाता है, पनीर बन जाता है, खोआ बन जाता है, लेकिन हमको बनाना तो एक न है, जितने हमारे पास सामग्री सब तो बन नहीं सकता है, तो उसमें हमको चुनना पड़ता है। और चुनने की समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 22 नंबर प्रश्न के बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो ये 23 नंबर प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, इसको बढ़िया से देखेंगे। निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। ये ढांचा लिखा हुआ है मिस्टेक से, आप इसको समझेंगे सर ढांचा ही, ठीक है। तो निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। ऑप्शन 1 है असीमित आवश्यकताएं, दूसरे है सीमित साधन, तीसरा है ए और यहाँ पे बी, दोनों समझेंगे। 18 लिखा गया है, ये ब्रैकेट जो होगा वो इस तरफ से होना चाहिए था, लेकिन 18 लिखा गया, आप समझेंगे, ठीक है।
ए और यहाँ पे रहना चाहिए था आपका बी, ए और बी दोनों। फटाफट से जवाब देंगे तो बिल्कुल जो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। ये जो हमारी आर्थिक समस्या का जो ढांचा है असीमित आवश्यकताएं और सीमित संसाधन के ऊपर में ही टिका हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर प्रश्न की अगर बात है, वीडियो से भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारी तैयारी किस तरह से है, क्या हमको और पढ़ना चाहिए या इसमें से कुछ प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो इनको प्रश्न के ऊपर में हमको एनालिसिस और अध्ययन कर लेना चाहिए। समझ रहे बात। चलिए 24 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो है कि विभिन्न वस्तुएं के उत्पादन के लिए साधनों का वितरण क्या कहलाता है। अलग अलग वस्तुएं के उत्पादन करने के लिए जो साधन का वितरण है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन जो 1 है वो है आपका कि साधनों की मितव्ययता, दूसरा है साधनों का विकास, तीसरा है साधनों का आवंटन और चौथा है साधनों यानी साधनों की सीमितता। आपको बताना है, फटाफट से जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक आध दो जवाब तो दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम वितरण की बात कर ले तो यहाँ पे संसाधनों का आवंटन बिल्कुल सही जवाब होगा, तो 24 के सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, शायद 9th क्लास में ही आप इसके बारे में पढ़े होंगे। तो ये आपको एकदम आराम से जवाब देना है कि उत्पादन के साधन है। आपको बताना है उत्पादन के साधन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं। ये आपको बताना है कि उत्पादन के साधन सर कितने होते हैं। आप पहले भी पढ़े होंगे, जैसे श्रम है, पूंजी है, तकनीक है, साहस है, ऐसे आप पढ़े। उत्पादन के 5 साधन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, ऐसा नहीं कि 12 में चीज़ें बदल गई हैं। तो उत्पादन के साधन आप 5 से याद रखेंगे। तो 25 के सर यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले हम 26 नंबर प्रश्न की अगर बात कर लें तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे ऐसे प्रश्न को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा है कि भाई चुनने का ये तर्कशास्त्र है? क्या किन्स ने कहे हैं, हिम्स ने कहे हैं, एडम स्मिथ ने कहे हैं, ये रॉबिन्स ने किए हैं, कहे हैं? अब बताइए फटाफट से कि ये कौन कहे हैं कि चुनना है भाई। तो 26 नंबर प्रश्न के फटाफट से जवाब देंगे। तो यहाँ पर अगर बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि दुर्लभता के संबंधित जो विचार है रॉबिन्स दिए थे और वही बोले थे कि अर्थशास्त्र जो है वो चुनने का एक तर्कशास्त्र है। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न के बिल्कुल डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए किसने कहा कि अर्थशास्त्र सामग्री कल्याण का शास्त्र है? ये आपको बताना है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र की जो सामग्री है वो कल्याण का शास्त्र है। ऑप्शन 1 है रॉबिन्स, दूसरा है मार्शल, तीसरा है जेबी से, चौथा है सीनियर। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन कहे कि अर्थशास्त्र की जो सामग्री है वो कल्याण का शास्त्र है। 27 के बिल्कुल सही जवाब आपको बताना है। सर अगर कल्याण की बात कर ले तो ये जो है वो मार्शल साहब भी कहते कल्याण संबंधित परिभाषा अर्थशास्त्र में कौन दिए है? तो मार्शल दिए हैं, तो इन्हीं का कहना है। 27 के 20 नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 नंबर प्रश्नों की अगर हम बात कर ले सर तो 28 नंबर प्रश्न है, बढ़िया से देखेंगे। उपलब्ध साधनों में से कुशल प्रयोग का चुनाव करना कौन सी समस्या कहलाती है? जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं उसमें कुशल प्रयोग को लेकर करके बेटर क्या हो सकता है, इसके लिए कौन सी जो है वो समस्या कहलाती है बताना है। ऑप्शन 1 है आर्थिक समस्या, दूसरा है अनार्थिक समस्या, दूसरा आर्थिक है, तीसरा चुनाव की समस्या है, चौथा वैकल्पिक प्रयोग की समस्या है। फटाफट से जवाब देंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले, आपको पढ़ाया गया है पहले भी, अभी डिस्कस कर लिए हैं कि जब भी बात आ जाए सर चुनने की कि उसमें से हमको कुछ चुनना है तो ये चुनने की समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्या है, तो बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग देखेंगे ये 29 नंबर प्रश्न जो है वो देखेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या है? ऑप्शन 1 है आर्थिक विकास, दूसरा है संसाधनों का आवंटन, तीसरा है संसाधनों का अधिकतम उपयोग और चौथा है उपयुक्त सभी। फटाफट से जवाब, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो है वो कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आर्थिक विकास को लेकर के भी, संसाधनों का आवंटन, कैसे संसाधनों को बांटे और संसाधनों का अधिकतम उपयोग को लेकर के, तो आप वीडियो लेक्चर देखेंगे बाकी सभी समझ में आएगा। 29 के यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है कीमत स्तर, दूसरा है राष्ट्रीय
आय, तीसरा है फर्म का उत्पादन, चौथा है समग्र मांग। फटाफट से जवाब देंगे तो बिल्कुल जो सही जवाब है, अगर व्यष्टि को लेकर करके बात कर ले तो ये हो गया फर्म का उत्पादन। ये ध्यान रखेंगे। समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, ये सब जो होता है हम लोग किसमें पढ़ते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 31 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो यह है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग कौन किए हैं? ऑप्शन 1 है मार्शल, दूसरा है बोल्डिंग, तीसरा है किन्स, चौथा है रैगनर फिश। तो ये आपको पहले भी वीडियो क्लास में शायद बताए थे कि सबसे पहले माइक्रो जो शब्द है वो रैगनर फिश ने ही दिए थे। तो 31 के यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए अब 32 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट से। 40 नंबर भी प्रश्न ही है तो 8 प्रश्न और है, आप आराम से देख पाएंगे। अब 32 नंबर प्रश्न है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? ऑप्शन 1 है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे तो यहाँ पे क्या है बताइए? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है भाई, आपको ये बताना है। तो भूमि भी हो जाएगा, श्रम भी हो जाएगा, पूंजी भी हो जाएगा, तो कहेंगे इनमें से सभी। तो 32 की अगर बात कर ले तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 33 नंबर प्रश्न की अगर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ये पढ़ेंगे 33 नंबर। जब पीपीसी दाईं ओर परिवर्तित होता है तो इसका अर्थ है, बताइए इसका अर्थ क्या है? जब पीपीसी दाईं ओर परिवर्तित होता है, संसाधनों का विकास, दूसरा है संसाधनों का कुशल प्रयोग, तीसरा है संसाधनों का अल्प विकास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे। तो अगर हम बात कर ले सर, ये आपका रहा वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये रहा जीरो मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, तो ये आपका पीपीसी ग्राफ है। ठीक है, अब ये पीपीसी लाइन अगर दाहिनी ओर शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या बताता है? तो बताए थे कि इसमें संसाधनों का जो है वो कहीं ना कहीं सर ये कुशल प्रयोग ना होकर संसाधनों के तकनीक ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये संसाधनों का विकास को ही देखा जाएगा। तो 33 का ये ऑप्शन सही है, जिसमें अधिक तकनीक का प्रयोग होगा, संसाधनों का अच्छा खासा प्रयोग होगा, तो इससे क्या होगा? तो टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होंगे तो संसाधनों का विकास होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है किधर से किधर सर? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। फटाफट से बताएंगे उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है वो कहां से कहां, किस ओर से किस ओर गिरते हैं? तो बिल्कुल सही जो जवाब की अगर हम बात कर लें तो ए ऑप्शन सर सही हो जाएगा, बाएं से दाएं। ये याद रखेंगे, जैसे इधर से इधर गिरता है, ये हो गया बाएं और इधर हो गया दाएं, तो ये हो गया बाएं से दाएं। ठीक है, एक प्रश्न और हम लोग देख ले, क्योंकि बाकी जो 5 प्रश्न है वो कुछ ना कुछ छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि सभी आपको YouTube पे पूरा प्रॉपर तरीके से फ्री नहीं मिल सकते हैं। अगर जो आदमी हमसे 99 रुपया 51 रुपया अगर जो पेड करते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव देते हैं तो उनको जो प्रश्न की संख्या है कुछ एक्स्ट्रा देना ही होता है, क्योंकि सब चीज़ YouTube पे दे देंगे तो फिर तो वो लगेगा कि हम पैसे तो दे के फंस गए हैं। तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा नोट्स दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव की संख्या दिए जाते हैं ताकि सभी वीडियो ऑनलाइन में हम नहीं करा पाएँ। तो ये समझिए कि आपका लास्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी चीजें डाउट वगैरह भी क्लियर होते रहे और आपको पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स ले, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मेरे आकर के, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, उसको जैसे टच करिएगा तो मेरे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट आ जाइएगा। ठीक है, आप जब आएंगे तो वहाँ पे 51 रुपया 99 रुपया की राशि आप डोनेट कर करके पूरे 1 साल के लिए आप हमसे नोट्स जो है वो लेते रहेंगे चैप्टर वाइज। और किसी तरह के अगर आपको समस्या आते हैं तो आप जो है वॉइस मैसेज के थ्रू आप या फिर स्क्रीनशॉट भेज करके कि सर ये प्रश्न में दिक्कत है, आप अपना जवाब पा सकते हैं। तो 35 नंबर एक लास्ट प्रश्न है, देखेंगे कि अवसर लागत का क्या अर्थ होता है। अवसर लागत क्या है? ऑप्शन एक ये देखें कि वैकल्पिक प्रयोग की लागत है, दूसरा है अवसर के अनुसार उत्पादन को बदल देना, तीसरा है अवसर के अनुसार साधनों को बदल देना, और चौथा सर देख पा रहे हैं आप कि 1 मिनट, चौथा है अवसर के अनुसार लागत को बदल देना। ये फटाफट से जवाब देंगे। तो बिल्कुल जो सही जो जवाब अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो वो क्या होने वाला है आपका, तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का यही ऑप्शन सही होगा। अवसर लागत का अर्थ है वैकल्पिक प्रयोग की लागत, जिसमें बताए थे आपको कि जैसे आप पहले अगर मान लेते हैं कि 20,000 का जॉब कर रहे थे और आपको 50,000 का जॉब मिल गया तो आप 20,000 के जॉब को त्याग देंगे, लेकिन इसमें भी जो आपका एक तरह से जो कॉस्ट आ रहा है यही जिसको आप त्याग
त्यागे है ना, वो जो त्याग की गई जो लागत है वही अवसर लागत है। लेकिन किसके लिए त्यागे है, तो जो नया आपके पास जो ऑप्शन में आ गया उसके लिए इसको त्यागे है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि वैकल्पिक प्रयोग की ही लागत जो है वो अवसर लागत होते हैं। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि लगभग आपका जो है वो ठीक है। अगर आप नोट्स लेकर और स्टडी करते हैं तो और भी आपका बेटर है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।